हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीबीएस फार्मा। आज हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी थर्ड सेमेस्टर की यूनिट सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम स्टेनिंग टेक्निक इम्बिक टेस्ट को स्टडी कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टीरिलाइजेशन मेथड। स्टीरिलाइजेशन क्या होता है, हम क्यों करते हैं और किस किस तरीके से हम स्टीरिलाइजेशन करते हैं। हमें पता है कि जो पूरा एनवायरनमेंट है उसमें हर जगह पे क्या है, बैक्टीरिया, वायरसेस, बहुत सारे अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर तरफ प्रेजेंट है। हर जगह पे कोई भी सरफेस है, ये नोटबुक है, पेन है, हमारे हैंड है, यहाँ हर जगह क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं और होते भी हैं एयर में भी। तो हमें क्या है, कई बार ऐसी चीज़ की फॉर्मुलेशन करनी पड़ी, लाइक फूड है, ड्रग्स है, इनको बनाने के लिए हमें बैक्टीरिया या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उससे उस प्रोडक्ट को फ्री करना पड़ेगा, ताकि हम जो प्रोडक्ट बनाएं वहाँ पे क्या है, कोई खराबी ना हो, कोई इम्प्योरिटीज ना आए, कंटेमिनेशन ना हो। इसीलिए हम क्या है, स्टीरिलाइजेशन यूज करते हैं। द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय टू बेसिक वेज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है उसको हम दो तरीके से रोक सकते हैं। बाय आइदर किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या तो हम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दें, मार ही दें। बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और क्या है, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक दें। ठीक है, उनकी क्या है, मल्टीप्लीकेशन ना हो, 1 से 2 बन रहे, 2 से 4, तो उसकी हम मल्टीप्लीकेशन रोकते, उसको उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दें। जो न्यूट्रिशन होनी चाहिए वो हम ना दें, उससे क्या है, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक सकते हैं। दिस अचीव्ड बाय यूजिंग फिजिकल और केमिकल एजेंट्स विच आइदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ। ये ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकना है वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, अलग अलग केमिकल या फिर फिजिकल एजेंट्स यूज करके, जो क्या है, या तो बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देंगे या फिर उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर देंगे। 2 टाइप्स ऑफ एजेंट आर, 2 तरह के एजेंट है। सीडाल एक कॉमन वर्ड है, द एजेंट विच किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सीडाल जैसे कि बैक्टीरिया सीडाल है, वो क्या है, माइक्रो बैक्टीरिया को किल करने के लिए काम आता है। और स्टैटिक जैसे कि बैक्टीरियोस्टैटिक्स, आपने एक टर्म सुनी होगी, बैक्टीरियोस्टैटिक्स वो एजेंट होते हैं जो क्या है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। स्टैटिक्स द एजेंट्स विच इनहिबिट द ग्रोथ विदाउट किलिंग दैम, यानी कि बैक्टीरियोस्टैटिक्स हो गए। मान लो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, बैक्टीरिया सीडाल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक्स। जो बैक्टीरिया सीडाल है वो क्या करेंगे, बैक्टीरिया को किल कर देंगे, और बैक्टीरियोस्टैटिक्स क्या है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, किल नहीं करते बैक्टीरिया को। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 मेथड हैं और ये 2 एजेंट हैं जो हम यूज करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीरिलाइजेशन। तो स्टीरिलाइजेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल, सरफेस और मीडियम इज फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा। हम क्या है, स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू किसी भी एरिया को, किसी भी सरफेस को, किसी भी मीडियम, कोई सॉल्यूशन है उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री कर देते हैं। यानी कि वहाँ पे जो बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस प्रेजेंट है उनको क्या है, वहाँ से हटा देते हैं, या तो उनको किल कर देंगे या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देंगे वहाँ पे। तो उस प्रोसेस को, ऐसा जिस प्रोसेस से हम करते हैं वो क्या है, स्टीरिलाइजेशन। जैसे मान लो क्या है, हम घर की सफाई कर रहे हैं तो वो क्लीनिंग है, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सफाई वाली टेक्निक है वो क्या है, स्टीरिलाइजेशन। इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, हमें स्टीरिलाइजेशन क्यों करनी पड़ रही है। इट इज एन असेंशियल फॉर स्टीराइल द इक्विपमेंट ऑपरेटर्स। ये जरूरी है कि जो भी हम कभी कुछ बना रहे हैं तो उसके लिए कि जो भी ऑपरेटर्स, इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं वो साफ सुथरा हो। टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन इन प्योर कल्चर एंड इन अदर मीडियम। जैसे अब हमने प्योर कल्चर प्रिपेयर किया था जिसमें क्या एक ही तरह के बैक्टीरिया थे, तो ऐसे प्योर कल्चर को हमने तो मेहनत करके उस प्योर कल्चर को बनाया है, एक बैक्टीरिया, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए। अगर उसके अंदर किसी दूसरे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं तो इससे क्या, वो प्योर कल्चर नहीं रहेगा, तो हम स्पेसिफिक बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी तो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ऐसे प्योर कल्चर को कंटैमिनेशन होने से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या है, स्टीरिलाइजेशन टेक्निक यूज करनी पड़ती है। तो प्रिवेंट अनवांटेड कंटैमिनेशन इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड एसेप्टिक एरिया। जो इंडस्ट्री वगैरह जहाँ पे क्या है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बन रहे हैं,
जो पैक्ड फूड वाले प्रोडक्ट बन रहे हैं, एसेप्टिक एरिया है, तो यहाँ पे क्या है अनवांटेड कंटेमिनेशन ना हो, कोई बैक्टीरिया वगैरह ना ग्रो करें, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें स्टेरिलाइजेशन की जरूरत है। टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड प्रोडक्ट कोज्ड बाय कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कई बार क्या होता है फूड जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से खराब हो जाते हैं। जैसे हम फूड को क्या है, ब्रेड को हम 2-3 दिन रखते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से क्या खराब हो जाते हैं ना, ब्रेड को हम ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं रख सकते। तो ऐसे ही क्या है फूड को खराब होने से बचाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, अब स्टेरिलाइजेशन करने के भी अलग अलग तरीके हैं। हम अलग अलग तरीके से क्या है बैक्टीरिया की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक सकते हैं, वो मेथड है। इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड के 4 टाइप हैं, ड्राई हीट मेथड, मोइस्ट हीट मेथड, रेडिएशन मेथड एंड 4th इज फिल्ट्रेशन मेथड। और केमिकल मेथड के 2 टाइप हैं, 2 तरह से हम क्या है केमिकल मेथड यूज करके स्टेरिलाइजेशन करते हैं, गैसियस मेथड से और बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट। अब हम फिजिकल मेथड के सिर्फ पहले 2 टाइप ही आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम सिर्फ आज यही वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिजिकल मेथड, ये भी एक स्टेरिलाइजेशन का मेथड है। इन फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन डिफरेंट मेथड आर यूज्ड फॉर स्टेराइल द प्रोडक्ट, इट इज सिंपल एंड इजी मेथड। जो फिजिकल मेथड है स्टेरिलाइजेशन का, इसके अंदर हमने 4 पढ़े हैं, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन। तो हम क्या है अलग अलग तरीकों का यूज करके प्रोडक्ट को स्टेराइल करते हैं, ठीक है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करते हैं। इट इज सिंपल एंड इजी मेथड, ये बिल्कुल सिंपल है और इजी मेथड, और ज्यादातर हम इसका यूज करते हैं, हमने बहुत जगह देखा है। इसको डिस्कस करेंगे तो आपको आगे आगे समझ आ जाएगा। फर्स्ट फिजिकल मेथड है ड्राई हीट मेथड। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय हीट। जो ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम हीट से किल कर सकते हैं। लाइक बैक्टीरियल स्पोर्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया की एक ऐसी फॉर्म होगी ये जो क्या है अगर हमने एनवायरमेंटल कंडीशन को इनके बहुत ज्यादा अगेंस्ट भी कर दिया तो भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन हीट करके हम इनको भी किल कर सकते हैं। ड्राई हीट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय कॉजिंग प्रोटीन डीनेचुरेशन। अब जो ड्राई हीट है वो कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है, उनकी जो प्रोटीन है उसको डीनेचुरेशन कर देती है, मतलब उनको खराब कर देती है। डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ असेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो सेल के असेंशियल पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, उनको क्या है ये खराब कर देते हैं, उनको बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इसकी वजह से क्या है सेल मर जाता है, जो बैक्टीरियल सेल है वो खत्म हो जाता है। द वेरियस मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट इंक्लूड, जो ड्राई हीट मेथड है उसके अंदर क्या है वेरियस मेथड है स्टेरिलाइजेशन के। फर्स्ट वन इज सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट हैज स्टेरिलाइजेशन इफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। अब जो सनलाइट है, अगर किसी भी चीज पे डायरेक्ट हम सनलाइट डाल रहे हैं तो उससे क्या है उसके ऊपर डायरेक्टली कौन सी रेज जा रही है, यूवी रेडिएशन जा रही है, जिससे क्या है जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाता है। आपने कभी जर्नल एग्जांपल देखा, हम गेहूं को भी धूप में सुखाते हैं, अगर जो गद्दे वगैरह होते हैं बेड पे लगते हैं उनको भी हम क्या है धूप में रखते हैं, जिससे क्या है उनके अंदर जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, तो उससे क्या है वो फ्री हो सकें। या अगर अचार वगैरह खराब हो जाता है तो भी हम उसको क्या है सनलाइट के अंडर रख देते हैं ताकि हम उसको क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करवा सके। तो ये आपने जर्नल लाइफ में भी बहुत जगह देखा है कि हम सनलाइट का यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं चीजों को। एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इंफ्रारेड रेज, जो इंफ्रारेड रेज है उसका हीटिंग इफेक्ट होता है सनलाइट में। इट हैज बैक्टीरियासिडल इफेक्ट एंड वन ऑफ द नेचुरल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर इन रिवर, लेक्स, टैंक्स। अब क्या है ये बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये बैक्टीरिया को किल करते हैं, उनकी ग्रोथ को नहीं रोकते हैं, ये बैक्टीरिया को ही किल कर देते हैं। और ये क्या है एक नेचुरल मेथड है, यानी कि सनलाइट का एक नेचुरल सोर्स है जहां से क्या है हम बैक्टीरिया को किल करते हैं। ये जनरली जो रिवर में पानी है, लेक्स, टैंक्स में, वो क्या है इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होता है बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। हाउएवर स्पोर्स आर अनअफेक्टेड, लेकिन जो बैक्टीरियल स्पोर्स है यानी कि बैक्टीरिया की वो फॉर्म जो क्या है एनवायरमेंट के चेंज होने पर, ज्यादा हार्श कंडीशन पे भी जल्दी से किल नहीं होती, तो वो सनलाइट की हेल्प से क्या है डिस्ट्रॉय नहीं होती है जल्दी से। तो उसके लिए हमें अलग से और मेथड्स हैं वो यूज करने पड़ते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट है रेड हीट। इनोकुलेटिंग वायर्स, लूप्स, फोर्सेप्स, स्पैचुलास आर स्टेरिलाइज्ड बाय होल्डिंग देम ऑन अ फ्लेम टिल रेड हॉट। अब क्या करते हैं, हम एक फ्लेम से हीट प्रोवाइड करते हैं और कोई भी जिस भी चीज को हमने स्टेरिलाइज करना है, वो फोर्सेप है या कोई भी वायर है, स्पैचुला है, तो उसको क्या है हम इसके ऊपर रख देते हैं। तो उसको हम कंटिन्यू क्या है हीट देते रहते हैं अनटिल वो रेड ना हो जाए। मैं ना आपको यहाँ इमेज लगा दूंगी, उससे आपको क्लियरली शो हो जाएगा कि किस तरह का बोल रही हूँ मैं। तो जब तक ये क्या है प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से रेड नहीं हो जाता ना ऐसे जलने जैसा, तो तब तक हम इसको हीट करते हैं, जिससे क्या है जो भी प्रोडक्ट है उस पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाएं। ये है रेड हीट मेथड। नेक्स्ट है फ्लेमिंग। Glass slides, cover slips, scalpel, blades and needle are sterilized by passing them over a flame for 3 to 4 times without allow them to become red hot। अब इसमें क्या होता है, हमने यहाँ पे फ्लेम के ऊपर से उस प्रोडक्ट को, जिसको भी हमने क्या है उस फ्लेम के ऊपर से इसको ऐसे ऐसे पास कर देते हैं 3 से 4 बार। उसको रेड हॉट नहीं होने देना। जैसे हमने रेड हीट में क्या है पूरा उसको रेड होने तक, पूरा उसको अच्छे से बर्न होने तक यहाँ पे हमने उसको फ्लेम के ऊपर रखा था, लेकिन इसमें क्या है सिर्फ हम उसको 3 से 4 बार ऐसे फ्लेम के ऊपर से क्रॉस करवा देते हैं, पास करवा देते हैं, जिससे क्या है वो रेड हॉट नहीं होता है। बस उससे क्या है वो बैक्टीरिया से फ्री हो जाता है। जो क्या है कम हीट में जो बैक्टीरिया वगैरह किल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होते हैं, तो वो क्या है फ्लेमिंग मेथड से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जैसे कि ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, स्कैल्पल, ब्लेड्स, नीडल, इसके लिए क्या है हम फ्लेमिंग मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है हॉट एयर ओवन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट। ड्राई हीट के थ्रू क्या है ज्यादातर यूज होने वाला यही मेथड है। हम हॉट एयर ओवन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं लैब में या फिर इंडस्ट्री वगैरह में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इट इज द डबल वॉल्ड चैम्बर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। ये क्या है डबल वॉल चैम्बर होता है, ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। जैसे क्या है ये यहाँ पे इसकी डबल वॉल होती है, एक इनर साइड लेयर होती है, एक बाहर की साइड लेयर होती है, ठीक है। इट मेंटेन हाई टेम्परेचर टू किल द बैक्टीरिया। जो हॉट एयर ओवन है उसके अंदर क्या टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जो क्या है बैक्टीरिया को किल कर देता है। अब इसका क्या है ये स्ट्रक्चर है इंसुलेशन मटेरियल। जैसे कि यहाँ पे क्या है हम इंसुलेशन मटेरियल लगाते हैं, जैसे कि ये क्या है इसके अंदर ग्लास फाइबर भी हो सकता है, एस्बेस्टोस भी यूज हम करते हैं। तो ग्लास फाइबर या फिर एस्बेस्टोस का यूज करके हम क्या है उसको हम एज अ इंसुलेशन मटेरियल यूज करते हैं, ताकि हम जो हीट यहाँ पे अंदर दी जा रही है ना, जो प्रोडक्ट को बैक्टीरिया से फ्री करने के लिए हमने इसके अंदर डाला है, तो उसको हम हीट दे रहे हैं, तो वो हीट क्या है बाहर ना चली जाए, उसका लॉस ना हो, इसीलिए क्या है हम यहाँ पे इंसुलेशन मटेरियल का यूज करते हैं। इंसुलेशन मटेरियल सच एज ग्लास फाइबर और एस्बेस्टोस इज फिल्ड बिटवीन द 2 वॉल्स ऑफ द ओवन टू अवॉइड हीट लॉस, ताकि हीट लॉस ना हो, इसीलिए क्या है हम वॉल के बीच में इंसुलेशन मटेरियल का यूज करते हैं। परफोरेटेड सेल्स आर फिक्स्ड इनसाइड द ओवन। अब ये क्या है जो ये बनी हुई है ना, ये क्या है परफोरेटेड स्लेब्स होती हैं, जो क्या ओवन के अंदर ही फिक्स्ड होती हैं। इलेक्ट्रिक फैन इज ऑल्सो फिटेड टू इंश्योर द यूनिफॉर्म सर्कुलेशन ऑफ हॉट एयर इन द ओवन इन ऑर्डर टू मेंटेन द टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्या है इसके इनसाइड एक फैन लगा होता है, ये जो है यहाँ पे हॉट एयर ओवन के इनसाइड लगा होता है एक फैन, ताकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है पूरे इसके अंदर मेंटेन रहे। मतलब ऐसा ना हो कि अनइवन हो, यहाँ टेम्परेचर अलग यहाँ टेम्परेचर अलग है, तो इसमें क्या है पूरे में टेम्परेचर मेंटेन रहे, इसके लिए यहाँ पे फैन लगा रहता है, ताकि वो जब घूमे तो वो पूरा टेम्परेचर बैलेंस होता रहे। अब थर्मोमीटर इज फिटेड इन द ओवन टू नोट डाउन द टेम्परेचर इनसाइड द ओवन। अब यहाँ पे क्या है बाहर एक थर्मोमीटर भी लगा होता है, ताकि जो ओवन की इनसाइड टेम्परेचर है वो यहाँ पे क्या है हमें पता चलता रहे, उसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से जो टेम्परेचर अंदर होगा वो इस थर्मोमीटर में शो हो जाता है हमें। नॉन हीट लेबाइल सब्सटेंस आर स्टेरिलाइज्ड बाय हॉट एयर ओवन मेथड। जो हीट को सहन नहीं कर पाते ऐसे बैक्टीरिया को, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या है इसी मेथड से हॉट एयर ओवन का यूज करके स्टेरिलाइज्ड करते हैं। नॉर्मली एट टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। नॉर्मली क्या है हम 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 2 घंटे के लिए, उससे क्या होगा जो स्पोर्स हैं और बैक्टीरिया की जो अदर फॉर्म्स हैं वेजिटेटिव फॉर्म है, यानी कि जो
ग्रो कर रही हैं उनको क्या है, हम उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हैं, उनको किल कर सकते हैं। मतलब कि जनरली जो हॉट एयर ओवन में जो टेम्परेचर यूज होता है हम क्या है 160 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, और कितनी देर के लिए रखा जाता है, 2 घंटे के लिए, जिससे क्या है जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर जितने भी स्पोर्स या फिर वेजिटेटिव फॉर्म प्रेजेंट है बैक्टीरिया की, उनको हम किल कर देते हैं। इट इज एन आइडियल मेथड ऑफ स्टीरिलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर। ये क्या है, आइडियल मेथड है ग्लासवेयर को स्टीराइल करने का। जैसे कि टेस्ट ट्यूब, पेट्री डिश को हम क्या है इसी मेथड से स्टीराइल करते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फोर्सेप्स, सीजर्स के लिए भी हम ये मेथड यूज करते हैं। देन सील्ड जो सील्ड मटेरियल है जैसे कि ऑयल है, लिक्विड पैराफिन है, इनके लिए भी क्या है हॉट एयर ओवन का ही यूज करते हैं। द स्टीरिलाइजेशन टेम्परेचर एंड होल्डिंग टाइम फॉर स्टीरिलाइजेशन। अब क्या है, हम किस टेम्परेचर के लिए कितनी देर तक किसी सब्सटेंस को रखेंगे। अब मान लो हमने क्या है टेस्ट ट्यूब को रखना है, तो हम कितना, अगर हमने टेम्परेचर सेट किया तो उसके लिए कितना टाइम होना चाहिए, 3 आवर्स एट 140 डिग्री सेल्सियस। अगर हमने 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट किया तो हम उसको कितनी देर के लिए रखेंगे, 3 आवर्स के लिए। 1 आवर एट 160 डिग्री सेल्सियस, अगर हमने 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट किया तो उसको क्या है हम 1 घंटे तक ही रखेंगे, और उसके बाद क्या है वो प्रोडक्ट स्टीराइल हो जाएगा। 30 मिनट एट 180 डिग्री, अगर हम 180 डिग्री टेम्परेचर सेट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है सिर्फ हमें इसको 30 मिनट के लिए रखना पड़ेगा। यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे टाइम डिक्रीज होता जाएगा। अब हॉट एयर ओवन के लिए क्या है, कुछ मेरिट्स है तो कुछ डीमेरिट्स भी हैं। मेरिट्स क्या है, इट इज सिंपल एंड इजी मेथड। जो हॉट एयर ओवन है वो बिल्कुल सिंपल एंड इजी मेथड है। हम क्या करेंगे, हॉट एयर ओवन होता है उसमें जिस प्रोडक्ट को हमने स्टीराइल करना है उसको हम रख देते हैं पूरा सेट करके, और उसके बाद क्या कुछ टाइम के बाद वो प्रोडक्ट स्टीराइल हो जाता है। इट इज सुटेबल फॉर ग्लास सिरिंज, जैसे कि जो ग्लास सिरिंज वगैरह है उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है, उनको हम इजिली क्या है इससे स्टीराइल कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर रबर, प्लास्टिक एंड हीट लेबाइल सब्सटेंस। जैसे कि कुछ ऐसे सब्सटेंस है जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हम क्या ज्यादा हीट करते हैं तो वो क्या खुद ही डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। रबर या प्लास्टिक है वो खुद मेल्ट सा होने लग जाता है, पिघल जाता है। और जैसे कि जो हीट लेबाइल प्रोडक्ट, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या हॉट एयर ओवन मेथड के थ्रू स्टीराइल नहीं कर सकते, उनके लिए हमें अदर कोई मेथड यूज करना पड़ता है। तो ये था हमारा ड्राई हीट स्टीरिलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा फिजिकल मेथड है मोइस्ट हीट स्टीरिलाइजेशन। स्टीरिलाइजेशन बाय मोइस्ट हीट इंप्लाइज किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद द स्टीम और हॉट वाटर। अब उसमें हमने क्या किया था, डायरेक्ट हमने हीट दी थी, लेकिन मोइस्ट हीट में हमने क्या करना है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हम उसको किल करते हैं स्टीम के थ्रू। वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करेंगे। अब स्टीम कब प्रोड्यूस होती है, जब हम वाटर को हॉट करेंगे, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से क्या स्टीम निकलने लग जाती है, तो उससे हम क्या करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। मोइस्ट हीट किल्स द माइक्रोब्स बाय डीनेचुरेशन ऑफ देयर प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स व्हिच आर एसेंशियल। अब मोइस्ट हीट में क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं, कुछ प्रोटीन्स एंजाइम ऐसे होते हैं जो उनके लिए एसेंशियल है। अगर उन्हें सर्वाइव करना है तो वो चीजें उन्हें चाहिए ही चाहिए। जैसे अब हमें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, तो ये चीजें क्या हैं जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो बैक्टीरिया के लिए भी क्या है, कुछ प्रोटीन्स एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनके बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी चीजों को क्या है मोइस्ट हीट स्टीम के थ्रू हम क्या है स्पॉइल कर देंगे, खराब कर देंगे, जिससे क्या जो बैक्टीरिया मर जाएगा। मोइस्ट हीट इन स्टीरिलाइजेशन हैज 3 टेम्परेचर रेंज। अब जो मोइस्ट हीट है इसमें टेम्परेचर की रेंज है 3 तरह की अलग अलग। टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, जब पूरा टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेल्सियस होगा। और टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर क्या 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, तो हम ये क्या है इस मेथड को यूज करते हैं। अब टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें 2 तरीके आते हैं, वैक्सीन बाथ और क्या है पास्चुराइजेशन। फर्स्ट है वैक्सीन बाथ, मेथड ऑफ इनएक्टिवेटिंग बैक्टीरिया इन वैक्सीन्स बाय हीटिंग देम इन वाटर बाथ एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। अब हम क्या करेंगे वैक्सीन बाथ में, जैसे क्या जो वैक्सीन्स वगैरह हैं उनके लिए हम वैक्सीन बाथ का यूज करते हैं। अब हम उन्हें क्या करेंगे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे प्रेजेंट है वैक्सीन में मान लो, तो उसको हम इनएक्टिवेट कर देते हैं बाय हीटिंग देम, उसको हम हीट करते हैं वाटर बाथ में। हम क्या करेंगे, वैक्सीन को हम वाटर बाथ में रख देंगे 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और 1 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे क्या है जो भी वैक्सीन के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो क्या है इनएक्टिवेट हो जाएंगे और वो बैक्टीरियल फ्री हो जाएगा।
दिस मेथड किल्स मोस्ट ऑफ द वेजिटेटिव बैक्टीरिया बट नॉट स्पोर्स। अब जो ये मेथड है वैक्सीन बाद का, ये ज्यादातर बैक्टीरिया की वेजिटेटिव फॉर्म के लिए यूज होता है जो सिंपल है, लेकिन जो स्पोर्स हैं उनके लिए हम इस मेथड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है कि स्पोर्स तो जितनी हार्श कंडीशन होगी उसमें भी वो क्या पता सर्वाइव कर जाएं, तो इतने 60 डिग्री सेल्सियस पे वो मरने वाले नहीं होते। नेक्स्ट है पास्चुराइजेशन। इसमें भी क्या है, हम टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही रखते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज ट्रीटेड विद माइल्ड हीट टू किल माइक्रोब्स। हम क्या है, लिक्विड को हम थोड़ा हल्का सा हीट कर देते हैं जिससे क्या है माइक्रोब्स वगैरह हैं वो क्या है किल हो जाएं। जैसे कि पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, हम क्या है मिल्क को थोड़ी देर के लिए गर्म कर देते हैं ताकि वो बैक्टीरिया या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसमें वो क्या है किल हो जाएं। तो पास्चराइजेशन का जर्नल एग्जांपल है कि हम मिल्क को क्या है थोड़ी देर अगर उसको हीट करते हैं तो उसके अंदर से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाते हैं। इसमें हमें पूरा दूध को उबालने की जरूरत नहीं होती, उसको हमें बहुत ज्यादा हीट नहीं करना होता, थोड़ी बहुत हीट से भी क्या है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाती हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसका फर्स्ट मेथड है बॉइलिंग। बॉइलिंग फॉर 10 to 30 मिनट्स किल मोस्टली द वेजिटेटिव फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम किसी भी लिक्विड को बॉयल कर रहे हैं 10 से 30 मिनट के लिए तो क्या है ज्यादातर जो वेजिटेटिव फॉर्म है वो किल हो ही जाएंगी। बैक्टीरिया की, फंजाई, वायरसेस की जितनी भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं। इट इज वेरी सिंपल मेथड ऑफ वाटर डिसइंफेक्शन। जो वाटर है उसको हम डिसइंफेक्टेंट करने के लिए बहुत ज्यादा सिंपल मेथड है। हम पानी को उबालेंगे तो उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाएंगे। हीटिंग वाटर टू हाई टेम्परेचर किल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर हम वाटर को क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं तो ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं और जो वाटर है वो प्योर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा मेथड है टिंडलाइजेशन। इट इज द प्रोसेस बाय विच कल्चर मीडिया इज स्टीम्ड फॉर 30 मिनट। अब इसको में थोड़ा सा ये अलग है, इसमें हम क्या है कल्चर मीडिया ले रहे हैं और उसको हम हीट कर रहे हैं, लेकिन उसको हम सिर्फ 30 मिनट के लिए हीट कर रहे हैं अलग अलग दिनों पे, ठीक है। जैसे कि हमने पहले दिन उसको 30 मिनट हीट होने के लिए रखा, देन नेक्स्ट डे हमने उसको फिर से 30 मिनट हीट होने के लिए रखा, देन उसको फिर से हमने थर्ड डे भी उसको 30 मिनट के लिए ही हीट होने दिया। तो प्रोसेस है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। इट इज यूज टू स्टेरिलाइज्ड एग सीरम शुगर बेस्ड मीडिया विच में डैमेज एट हाई टेम्परेचर। ये क्या है जो एग सीरम वगैरह को स्टेराइल करने के लिए बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मान लो अब हमने एक कल्चर मीडिया लिया, उसमें से हमने सिर्फ स्पेसिफिक वालों को क्या है किल करना है, जो एक्स्ट्रा है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने किल करना है। लेकिन क्या अगर ऐसा हो जाए इतना हाई टेम्परेचर वो पूरा कल्चर मीडिया ही ना सह पाए और वो खुद ही पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो, तो इससे तो नुकसान है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या है टिंडलाइजेशन इफेक्ट का यूज़ करते हैं ताकि जो कल्चर मीडिया वो भी सेफ रहे और जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमें ख़त्म करना है वो भी ख़त्म हो जाए। और इसमें क्या है 3 अलग अलग दिनों पे हम उसको बॉयल हीट करते हैं 30 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। फर्स्ट डे हम उसको 30 मिनट के लिए हीट दे रहे हैं, देन सेकंड डे हम उसको 30 मिनट के लिए हीट कर रहे हैं, देन थर्ड डे हम उसको 30 मिनट के लिए हीट दे रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा मेथड होता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या है 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर पे प्रोडक्ट को हीट करना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। ऑटोक्लेव इसका एक एग्जांपल है। ऑटोक्लेव जनरली क्या है हॉस्पिटल में, लैब में आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। इट इज मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर स्टेरिलाइजेशन। ज़्यादातर हम क्या है इसका यूज करते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। ऑटोक्लेव इज मॉडिफाइड प्रेशर कुकर। ये क्या एक तरह से प्रेशर कुकर के जैसा ही दिखता है, लेकिन ये थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है उसकी। इन विच स्टेरिलाइजेशन बाय सैचुरेटेड स्टीम अंडर हाई प्रेशर। अब इसके अंदर क्या है हम स्टीम डालते हैं, मतलब जो इसमें जो स्टेरिलाइजेशन होती है वो किसके थ्रू होती है, स्टीम से होती है। स्टीम क्या है उसको हम हाई प्रेशर में रखेंगे जिससे क्या है बैक्टीरिया को किल किया जा सके। ऑटोक्लेव यूज प्रेशराइज्ड स्टीम टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ऑटोक्लेव है, ऑटोक्लेव जो मशीन है वो क्या करेगी प्रेशराइज्ड स्टीम को, यानी कि उस स्टीम को जिसके ऊपर क्या है पहले ही प्रेशर हाई है उसको यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेंगी। एंड बेस्ट मेथड फॉर डीकंटामिनेशन ऑफ लेबोरेटरी वेस्ट स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लास बेयर मीडिया रिएजेंट्स।
ये क्या है, बेस्ट मेथड है। लेबोरेटरी का जितना भी वेस्ट है या फिर जो ग्लास वेयर, मीडिया, रिएजेंट्स, उनको स्टेराइल करने के लिए, उनको डीकंटामिनेट करने के लिए हम ऑटोक्लेव का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऑपरेशन थिएटर वगैरह होते हैं तो वहाँ पे जो भी कपड़े वगैरह यूज़ होते हैं, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, जो पेशेंट यूज़ करते हैं, तो उनका जो उनके वो कपड़े होते हैं वो भी क्या है, ऑटोक्लेव के थ्रू ही डीकंटामिनेट किए जाते हैं। The condition employed at temperature 121 to 134 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 मिनट्स। जो ऑटोक्लेव में क्या है, कितना टेम्परेचर होता है, 121 टू 134 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 121 से 134 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही टेम्परेचर रहता है। और हमें क्या है, कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें स्टेराइल करना है तो हम उसको कितनी देर के लिए रखते हैं, 15 से 20 मिनट के लिए। अंडर 50 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, यानी कि इतना प्रेशर होना चाहिए। हमें उसको क्या है, 121 से 134 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट और कितने प्रेशर पर, 15 psi पे रखना पड़ता है। द कंडीशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन। अब ये जो कंडीशन है कि हमें टेम्परेचर, टाइमिंग और प्रेशर थोड़ा बहुत ये मॉडिफाइड हो जाता है कि अलग अलग मटेरियल के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ऑटोक्लेविंग इज द आइडियल मेथड ऑफ डिस्ट्रक्शन बाय बैक्टीरियल स्पोर्स। जो ऑटोक्लेविंग है वो आइडियल मेथड है, जितने भी बैक्टीरियल स्पोर्स वगैरह, अब क्या हमने जो पीछे मेथड पढ़े उनमें क्या बैक्टीरियल स्पोर्स किल नहीं हो रहे थे, लेकिन जो ऑटोक्लेविंग के थ्रू क्या है, हम बैक्टीरियल स्पोर्स को भी किल कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू स्टेरिलाइज कल्चर मीडिया, रबर, सिरिंज, गाउन, सर्जिकल ड्रेसिंग एंड इंस्ट्रूमेंट, ग्लव्स एटसेट्रा। इससे क्या है, हम कल्चर मीडिया को, रबड़ को भी, रबड़ या प्लास्टिक को हम क्या है, अदर मेथड से जहाँ बहुत ज़्यादा हीट दे रहे थे वहाँ नहीं किल कर पाए, ऑटोक्लेव के थ्रू हम उनको डिकंटामिनेट कर सकते हैं। सिरिंज के लिए गाउन, जो डॉक्टर गाउन वगैरह डालते हैं ऑपरेशन के टाइम, सर्जिकल ड्रेसिंग एंड इंस्ट्रूमेंट, जितने भी जो सर्जरी वगैरह में इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ग्लव्स, उनको क्या है, हम इस मेथड से स्टेराइल कर सकते हैं। इसकी वर्किंग कैसे है, इसके लिए पहले इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये विसल्स लगे होते हैं, यहाँ पे ये प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस है, और यहाँ पे ये जो पूरा क्या है, ऑटोक्लेव है। अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर पुट इनसाइड द चैम्बर। अब हम क्या करेंगे, चैम्बर को खोल के उसके अंदर जितना सफिशिएंट अमाउंट, जितना हमें वाटर डालना है वो उसके अंदर डाल देते हैं। अब क्या है, यहाँ से लिड ओपन करेंगे, उसके बाद क्या है, इसके अंदर हम वाटर डाल देते हैं। द मटेरियल प्लेस्ड इनसाइड द चैम्बर विच इज टू बी स्टेरिलाइज्ड। और उसके बाद क्या है, वाटर डालने के बाद हम उस सब्सटेंस को इसके अंदर डाल लेंगे जिसको हमने स्टेराइल करना है, जिसको हमने डिकंटामिनेट करना है। The lid is then closed and screw are tied to ensure an airtight condition. Then electric heater switched on. अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने वो मटेरियल भी डाल दिया, उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे, ठीक है, दोबारा बंद कर देंगे जैसे हम प्रेशर कुकर को करते हैं। और फिर क्या है, हम इसको बिल्कुल अच्छे से स्क्रू टाइट कर देंगे ताकि यहाँ पे जो भी अदर बाहर की जो कंडीशन, बाहर से यहाँ पे एयर ना तो आ सके और ना जा सके, मतलब कि एयर टाइट कंडीशन यहाँ पे मेंटेन हो जाए। और उसके बाद क्या है, हम इसका स्विच ऑन कर देंगे, इसको ऑन कर देते हैं। The safety valve are adjusted to maintain the required pressure. अब जो ये सेफ्टी वाल्व है इसको क्या है, हम अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं ताकि जो प्रेशर है, जितना हमें प्रेशर मेंटेन रखना है 15 psi, तो उसको क्या है मेंटेन रख सके, इसीलिए क्या है, इन सेफ्टी वाल्व को हम अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं। Once the steam rise, then inside the chamber steam is allowed to reach the desired level. अब यहाँ पे क्या है, जब इसमें से क्या है स्टीम राइज होने लग जाएगी तो हम इसको क्या है, डिजायर्ड लेवल जो हमें चाहिए, यानी कि 15 psi इतने प्रेशर तक हम इसको क्या है आने देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो विसल्स हैं वो ब्लो करने लग जाती हैं, ठीक है, यानी कि जैसे कुकर में सीटी बजती है ना, उस टाइप का कुछ। वंस द प्रेशर इज, जितना प्रेशर हमें चाहिए वो आ जाता है। द विसल्स ब्लो टू रिमूव एक्सेस प्रेशर फ्रॉम द चैम्बर। तो जो विसल्स हैं वो क्या है, ब्लो करने लग जाती हैं ताकि जो प्रेशर है, जितना एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया, मान लो 15 है और वो उससे राइज होने लग गया, तो जितना भी एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको रिमूव करने के लिए विसल्स ब्लो करने लग जाती हैं। आफ्टर विसल द ऑटोक्लेव इज रन फॉर 15 to 20 मिनट। उसके बाद क्या है, ऑटोक्लेव को चलने देना 15 से 20 मिनट के लिए। नाउ इलेक्ट्रिक हीटर इज स्विच ऑफ। दोबारा देखो,
जब क्या है हमने इसको पूरा मेंटेन करके रख दिया, उसके बाद क्या है इसमें से स्टीम राइज होने लगी, तो उसको क्या है 15 psi तक वो पहुंच जाएगा जब प्रेशर। उसके बाद क्या है विसल्स ब्लो करने लगेगी, विसल्स ब्लो करने लगेगी तो हमें जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको रिमूव करना, तो एक्स्ट्रा प्रेशर खुद निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जब विसल्स ब्लो करेगी तो उसके बाद हमने ऑटोक्लेव को 15 से 20 मिनट चलने देना है। देन क्या है हमने उसका स्विच ऑफ कर देना है। नाउ द इलेक्ट्रिक हीटर इज स्विच ऑफ एंड ऑटोक्लेव इज अलाउड टू कूल। अब हमें ऑटोक्लेव को कूल होने के लिए रख देना होता है। द ऑटोक्लेव अलाउड टू कूल अंटिल प्रेशर लोअर डाउन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें ऑटोक्लेव को तब तक कूल होने देना है जब तक क्या है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं आ जाता। द डिस्चार्ज पाइप इज देन ओपन टू अलाउ एंट्री द एयर फ्रॉम आउटसाइड। उसके बाद क्या है हम डिस्चार्ज पाइप को अलाउ कर दें कि जो भी बाहर की एयर है वो भी ऑटोक्लेव में जा सकती है। फाइनली द लीड इज ओपन एंड द स्टेरिलाइज मटेरियल आर टेकन आउट ऑफ द चैम्बर। और उसके बाद क्या है हम इस लीड को ओपन करेंगे और उसके बाद जो भी हमने इसके अंदर जो प्रोडक्ट मटेरियल डाला था उसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं क्योंकि वो स्टेराइल हो चुका होता है। यानी कि ये पूरा मेथड है, हमने स्टीम को उस डिजायर्ड लेवल पे जाने के बाद उसको 15 से 20 मिनट हमने ऑटोक्लेव में चलने देना है। देन उसके बाद उसको स्विच ऑफ करके उसको थोड़ी देर कूल होने देना है। उसके बाद हमने उस प्रोडक्ट को निकालना है। एप्लीकेशन क्या है इसकी, इन मेडिकल लैब ऑटोक्लेव्स आर यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया, ग्लासवेयर, सर्जिकल इक्विपमेंट्स। जो मेडिकल लैब में ऑटोक्लेव्स का हम यूज करते हैं कल्चर मीडिया को स्टेराइल करने के लिए, ग्लासवेयर्स के लिए जो टेस्ट ट्यूब्स हैं या जो पेट्री डिशेस वगैरह हैं उनको क्लीन करने के लिए, सर्जिकल इक्विपमेंट को क्लीन करने के लिए, स्टेराइल करने के लिए। रेगुलेटेड मेडिकल वेस्ट कंटेन बैक्टीरिया वायरसेस विच आर इनएक्टिवेटेड बाय ऑटोक्लेविंग बिफोर डिस्पोजल। अब कुछ क्या है मेडिकल वेस्ट होता है, ठीक है, जो भी मेडिकल वेस्ट है उसको हम क्या है डायरेक्ट डिस्पोज नहीं कर सकते। मेडिकल वेस्ट होता है उसके अंदर क्या है अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस क्या है प्रेजेंट होते हैं। तो उसको क्या है पहले हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनएक्टिवेट करते हैं बाय द ऑटोक्लेव की हेल्प से। देन उसको हम क्या है डिस्पोज करते हैं ताकि एयर में, एनवायरमेंट में उनका हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो। इसीलिए हम क्या है ऑटोक्लेव से पहले उसको डिकंटामिनेट कर देते हैं, उन बैक्टीरिया को इनएक्टिवेट कर देते हैं। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।